Hello guys, so in this video today we are going to do the organizing of the business study of class 12th. So welcome back to the Studious Academy. So इस वीडियो में अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्लास 12 का चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है. सो प्लानिंग जो है वो मैंने पिछले अपनी वीडियोस में करा दिया था कवर. यू कैन सी दैट वीडियोस. ठीक है, इन द माई प्ले लिस्ट. नाउ अब हम ऑर्गेनाइजिंग करने जा रहे हैं चैप्टर. सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले जब भी वर्ड ऑर्गेनाइजिंग आता है तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती होगी, राइट? टू ऑर्गेनाइज, राइट? ऑर्गेनाइजिंग मतलब चीज़ों को कुछ ऑर्गेनाइज करना, उनको मतलब मैनेज करना. ठीक है, यही आता है हर एक के माइंड में ऑर्गेनाइजिंग में. बट इन द BST द टर्म ऑर्गेनाइजिंग इज समवट सेम बट हैव अ डिफरेंट मीनिंग. ठीक है, BST में भी इस टर्म का कुछ ऐसा ही मतलब है बट थोड़ा इलेबोरेटिव वे में है. ठीक है, सो लेट अस रीड वन डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड. ऑर्गेनाइजिंग में हम सबसे पहले वर्क को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई. जब वर्क आइडेंटिफाई कर लिया कि वर्क है क्या, उसके बाद उस वर्क को क्या करना है? अलॉट करना है लोगों को. अलॉट मतलब हर एक जाने को उसका काम देना. ठीक है, दैट इज समवट द अलॉट मीन्स. अलॉट मतलब उनको मतलब ग्रुप करना लोगों को, ग्रुपिंग पीपल. ठीक है, ग्रुप बनाने लोगों को, उनको बताना. फिर ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? एक डेलीगेशन आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. डेलीगेटिंग, गेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस अथॉरिटी. डेलीगेशन का मतलब होता है जब पावर वन हैंड से दूसरे हैंड में जाती है. एक हाथ से जब दूसरे हाथ में पावर जाती है उसको बोलते हैं डेलीगेटिंग योर पावर. ठीक है, अब यहाँ पे ये किसकी रिस्पेक्टिव टर्म में? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. इसका मतलब भी हम आगे जानेंगे. ठीक है, मेन इसका मतलब ये होता है कि जब मान लो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उसने अपनी डेलीगेट कर दी अथॉरिटी थोड़ी लोअर लोगों को, लो मैनेजर को. फिर आगे हमारे पास जैसे सुपरवाइजर होते हैं, पहले इनके पास थी डेलीगेशन की पावर, अब इन्होंने इसको ट्रांसफर कर दी, तो अब कौन सारा काम देखेगा? मेन ये लो मैनेजर्स. ठीक है, फिर एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप. ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? एस्टेब्लिश रिलेशनशिप. एस्टेब्लिश रिलेशनशिप का मतलब है कि कौन सा एम्प्लॉय अपना काम किससे मतलब जाके बताएगा, फिर किसको रिपोर्ट देगा, कौन अपना काम किससे लेगा. ठीक है, तो वो होता है एस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप बिटवीन वी कैन से मैनेजर एंड हिज एम्प्लॉय. मान लो जैसे आपके क्लास में कोई ग्रुप्स बने हैं. ठीक है, कोई आपको ग्रुप एक्टिविटी मिली है आपको अपनी क्लास में करने के लिए, और 5 अलग अलग ग्रुप बन गया है. ठीक है, 5 अलग अलग ग्रुप के 5 अलग अलग मेन लीडर होंगे. ठीक है, और इनके बीच नीचे मान लो 5 स्टूडेंट हैं. तो ये सारे स्टूडेंट जाके सबसे पहले किससे अगर डिसाइड वगैरह करने हैं तो अपने वो ग्रुप लीडर से करेंगे. ठीक है, सो वो है एस्टेब्लिश रिलेशनशिप. ये नहीं कि इसका जो स्टूडेंट है वो जाके दूसरे ग्रुप लीडर से बात कर रहा हो. So that is somewhat here means establishing relationship. ठीक है, then for enabling the people to work most effectively together in accomplishing objectives. So organizing हम क्यों करते हैं? ताकि लोग जो अपना काम अच्छी तरह से कर पाएँ और अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव कर लें. ठीक है, now step involved in the process of organizing. So अब हम अगला करने जा रहे हैं कौन कौन से स्टेप जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजिंग में स्टार्ट होते हैं. जिन लोगों को नींद आ रही है कृपया जाग जाएं. So next one is the steps in the organizing. पहला आ जाता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क. पहले काम को जानना कि क्या काम करना है. सो हियर कम्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क. बुक में इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी लिखी है, इसको पढ़ने की कोई फालतू ज़रूरत नहीं है. अपना आप अपने कीवर्ड्स याद रखिए. आइडेंटिफाई वर्क में आप अपनी तरफ से लाइन बना सकते हैं. जो कहते हैं ना बुक में एक रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. अगर आपको चीज़ों की समझ है आप उसको अपनी सही लैंग्वेज में लिख सकते हैं. ठीक है, नो नीड टू क्रैम द थिंग्स. आइडेंटिफिकेशन एंड रीजन ऑफ वर्क. आइडेंटिफिकेशन के साथ काम को बांटना. बट किसी बात अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है पहले आप काम ढूंढोगे कि केड़े केड़े काम करने वाले हैं, फिर उस काम को आप अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड कर दोगे. ठीक है ना. सो इसमें क्या हो जाता है जब आप डिवीजन कर दोगे वर्क की, उसी के साथ क्या हो जाती है? स्पेशलाइजेशन. अब स्पेशलाइजेशन कैसे? मान लो ग्रुप एक्टिविटी में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ग्रुप एक्टिविटी की, बहुत अच्छा आया मेरे माइंड में ये. जैसे ग्रुप एक्टिविटी में है एक काम पेंटिंग का है, एक राइटिंग का है, एक कोई इंटरनेट का काम है. तो हर एक बच्चे की, जैसे आपको 5 स्टूडेंट हैं, हर एक जना कुछ ना कुछ काम में स्पेशलाइज होगा. हो सकता है कहीं इंटरनेट में फास्ट होते हैं, कहीं की हैंड राइटिंग अच्छी होती है, कहीं पेंटिंग अच्छे से कर लेते हैं. सब अकॉर्डिंगली उनको जो वर्क है वो अलॉट कर सकते हो. तो इससे क्या आएगी? काम में स्पेशलाइजेशन आएगी. काम में क्या आपका जो वर्क है वो बहुत इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड स्टेप इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन में जब भी आपको आता है तो आप देखो वर्ड क्या है? डिपार्टमेंट. जब आपने डिवाइड कर दिया वर्क तो अलग अलग क्या बन जाते हैं? डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं. यहाँ पर
अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं आपके पास। इन द डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब इनटू लार्जर यूनिट कॉल्ड डिपार्टमेंट डिवीजन और सेक्शन एंड प्लेसिंग देम अंडर डिपार्टमेंट हेड। जैसे मैंने बताया जो डिपार्टमेंट है वो बन जाते हैं, हर एक मतलब डिपार्टमेंट का क्या होता है, एक डिपार्टमेंट हेड होता है, डिपार्टमेंट हेड होता है, ठीक है। तो मान लो जैसे कोई एक बिजनेस मैनेजमेंट में है, तो हो सकता है कि वो जो सारा काम है परचेज़ का, वो उसका अलग डिपार्टमेंट बना दे, सारा परचेज़ का, सेल का अलग डिपार्टमेंट बना दे। तो अकॉर्डिंगली वो डिवाइड कर दे सेक्शन को और डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। इससे क्या होगा, डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक तो हमेशा रहते ही रहते हैं परचेज़ और सेल का, जैसे वैसे बाकी डिपार्टमेंट भी आपस में इंटरलिंकिंग तो उनकी रहती ही है। एक तो इंटरलिंकिंग का काम हो जाता है इससे, और साथ ही साथ इससे एक कोऑर्डिनेशन बनी रहती है, क्योंकि आपको पता होगा कि किसके पास आपको जाना है, किसको आपको अपना जाके सुपरवाइज अपनी रिपोर्ट वगैरह देनी है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन से क्या हो जाता है, आपकी कोऑर्डिनेशन जो है वो बनी रहती है। कहते हैं ना एक मैनेजमेंट, वो नहीं होता कि किसी को पता नहीं लगता कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। जैसे कि आपके स्कूल में सबसे पहले अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप क्या करोगे, मॉनिटर नहीं सॉल्व कर पाता, किसके पास जाओगे, टीचर के पास, फिर टीचर नहीं तो सुपरवाइजर के बाद वैसे ही आगे आगे लेवल बढ़ते हैं। सो इन द सेम वे डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो की जाती है। थर्ड स्टेप है असाइनिंग ऑफ ड्यूटी। डिपार्टमेंट बना दिए हमने, अब हम क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटी। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी में क्या है, लोगों को उनके मुताबिक जो है, या आप जैसे मर्जी जैसे स्पेशलाइज्ड है उनको उनकी ड्यूटीज़ दो। सो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इज हियर। In the assignment of the duty, the people are define the work of different job position and allocate work accordingly. जो उनकी जॉब पोजीशन है, जो काम वो कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग उनको एलोकेट मतलब उनको वर्क देना, ठीक है, उनको एलोकेट करना उनका वर्क, राइट गाइस, ठीक है। So one department are formed, the department is placed under the charge of an individual, then jobs are assigned according to their qualification, experience and ability. अब आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है, उनको जो काम दिया जाता है, जॉब पोजीशन मैंने लिखा, उनकी क्वालिफिकेशन को ध्यान में रख के, ठीक है, एक क्वालिफिकेशन ध्यान में रखनी है आपको, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो काम कर पाए, और जो हमने चीज़ एक्सपीरियंस हम देख सकते हैं उनका, और उस इंसान की एप्टीट्यूड कि वो कैसा काम कर सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रख के ही हमेशा जो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ हैं वो करनी चाहिए। आफ्टर द असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटी, द लास्ट स्टेप इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में वही आ गया हमारा कि किसको किसके पास जाकर बताना है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब एक हेड के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ वगैरह आ रहे हैं और इनको किसको जाके अपनी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करना। और जब हम ये सारा बना देते हैं अलग अलग करके, वो हो जाता है हमारा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है गाइस। सो पहले ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइज करना, वर्क आइडेंटिफाई करना, ग्रुप बनाने, एलोकेट करना वर्क, मतलब इनकी समरी से ही इसकी जो डेफिनेशन है वो बनी है, ठीक है। फिर डेलीगेट करनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप करना, तो वो होता है सारा ऑर्गेनाइज करना इन अ मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेप्स आए, तो पहला क्या काम है, सबसे पहले आप काम को आइडेंटिफाई करोगे, काम को आइडेंटिफाई करने के बाद डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने के बाद असाइन करोगे ड्यूटी, एंड लास्ट वन इज रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जो लोग कहते हैं कि आपको स्टेप ये याद नहीं होते, अगर आपको चीज़ समझ लग गई है तो बट ऑब्वियसली बात है आपके लिए स्टेप लर्न करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको पहला स्टेप याद है कि काम सबसे पहले ढूंढ लिया, उसके बाद क्या है डिपार्टमेंट, उसके बाद क्या है ड्यूटीज़ के बाद क्या है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। बहुत ईजी है इसको लर्न करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो हम आगे इंपॉर्टेंस करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। अब हम ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस करने जा रहे हैं। इसके पहले है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक आ गया स्पेशलाइजेशन। अब आप देखोगे किसी ना किसी तरह से ये भी लिंक्ड है कि ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस में पहला वर्ड क्या आ गया, स्पेशलाइजेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क में क्या आ गया, स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। स्पेशलाइजेशन मैंने कैसे बताया था आपको कि जो लोग जिस काम में स्पेशलाइज्ड उनको वो वर्क अलॉट कर देंगे, तो वो जो वर्क है वो आपका बहुत इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली हो जाएगा, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। अच्छे से अगर आपका काम हो रहा है स्पेशलाइजेशन से, ऑर्गेनाइजिंग से, तो और क्या चाहिए आपको, पहली इंपॉर्टेंस ये है। सेकंड वन इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, क्लैरिटी मतलब जैसे मैंने आपको बताया कई बार लोगों को पता ही नहीं लगता कि मैनेजमेंट में किसके पास जाके रिपोर्ट वगैरह करना है, कौन किसके पास जाके रिपोर्ट करे। कई लोगों को ये पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो जब अगर इसको पता ही नहीं लगेगा कि इसको किसके पास जाके रिपोर्ट करना है, तो हाउ ही विल डू हिज वर्क, ठीक है ना। सो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप होता है बाय ऑर्गेनाइजिंग ऑफ थिंग्स। तो ऐसे फिर जो क्या है, इनको पता लग जाएगा कि कौन से एम्प्लॉय का कौन सा मेन हेड है, और वो उसी हेड के पास जाके अपने क्या है जो रिपोर्ट है उसको सबमिट कराएगा, ठीक है।
अपना काम बताएगा, तो क्लैरिटी रहता है कि वर्किंग रिलेशनशिप में उनके, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड वन है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। पहले वर्ड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है आपको पता है? इफेक्टिव का मतलब होता है पहले तो द वर्ड इफेक्टिव मीन्स टाइमली काम को कंप्लीट करना। टाइम पे जब आप काम को कंप्लीट कर लेते हो वो होता है इफेक्टिवली। और अगर टाइम के साथ आप काम कर रहे हो बट विद द मिनिमम वेस्टेज और सबसे कम पैसों के साथ, तो उसका मतलब होता है एफिशिएंट। ये इसमें डिफरेंस था इफेक्टिवनेस में और एफिशिएंट में। क्या आ जाता है हमारा? एफिशिएंटली में आता है हमारा टाइम, वर्क प्लस मनी, ठीक है। वो होता है एफिशिएंट प्रोसेस और वो होता है इफेक्टिव। सो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो मैनेजमेंट जिसमें हर काम इफेक्टिवली अच्छे से हो रहा है विदाउट एनी, मतलब कोई भी किसी के बीच में लड़ाई वगैरह नहीं हो रही, कोई मिसहैपनिंग नहीं है, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग विद अ फुल एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्या होगा, अगर आप हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके करोगे तो आपको पता होगा केडी रिसोर्सेज केडी डिपार्टमेंट के पास जाने हैं, उसका अच्छी तरह से वो ऑप्टिमम मतलब बेस्ट यूज़ उसका बना के वो अपने रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ वगैरह अपने कर पाएंगे, ठीक है। सच सिंपल पॉइंट। एंड द लास्ट अकॉर्डिंग टू मी, नो नॉट द लास्ट, फिफ्थ पॉइंट इज अडॉप्शन टू चेंज। नेक्स्ट है हमारा अडॉप्शन टू change. A properly designed organized structure is flexible which facilitate adjustment to change in a workload caused by change in external environment. So adoption to change का यहाँ पे उनका कहने का मतलब है जब आप ऑर्गेनाइज करके हर अपना काम कर रहे हो तो कल को मान लो हमारा वही पॉइंट आ जाता है, फ्यूचर जो है अनप्रिडिक्टेबल है, फ्यूचर में कल को क्या हो जाए किसी को नहीं पता। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। तो अगर वो फ्लेक्सिबल होगी तो हर एक जाना है उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर पाएगा, अपनी न्यू सराउंडिंग्स को अच्छे से मतलब अपना पाएगा, ठीक है। दैट इज समवट अडॉप्शन टू चेंज, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था। आफ्टर दिस देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। आप भी जब लर्न करते हो प्लीज़ कोशिश किया करो कि नोट्स बना के अपने से शॉर्ट कीवर्ड लिख के ही किया करो। बेस्ट वे है बीएसटी को लर्न करने का एंड यू विल नेवर फाइंड इट बोरिंग। फिफ्थ वन दिस एंड सिक्स्थ वन इज अवर डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल का मतलब होता है पहले तो वर्कफोर्स जो हमारी काम करी उसकी भी अपनी अपनी डेवलपमेंट होती है आगे ऑर्गेनाइजिंग से, ठीक है। Sound organization encourage initiative and relative thinking on the part of employees when manager delegate their authority. जब मैनेजर्स अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर अपने से नीचे वाले एम्प्लॉय को देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। उस अगर मान लो कि आपको टीचर ने क्लास में से एक मॉनिटर चुना है, ठीक है, तो उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए। एक तो उसके अंदर एक अलग सी फीलिंग आएगी, एक तो उसकी डेवलपमेंट होगी, ही विल कम टू नो हाउ ही कैन हैंडल द क्लास, ठीक है, उसको अलग अलग चीज़ों के बारे में पता लगता जाएगा। सो इट इज़ समवट सेम इन द एंड ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वन इज अवर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का बिना पढ़े भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हो अगर आपको पॉइंट आता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ तो बट ऑब्वियसली बात है खुद ही होगी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, अच्छी तरह से अगर ये सारा काम हो रहा है तो एक्सपेंशन भी होगी, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती भी जाएगी और साथ ही साथ वो उसकी ग्रोथ भी होगी। अगर सारे इंप्लॉयज़ खुश हैं, क्लैरिटी है उनको वर्क में, इफेक्टिवली काम हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रही है, वो चेंजेस को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली बात एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी होगी, ठीक है। So in this video we have discussed about the term organization, steps and the process of organization and importance. So in my next video हम organizational structure के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। If you are liking my video kindly share it, please like and subscribe जैसे सारे बोलते हैं यूट्यूबर्स, ठीक है। थैंक यू।